डोडो टीवी। अब्दुल माधोपुर गांव में रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। वो अपनी दादी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। ये घर गांव के एकदम दूसरे कोने में था। वहां कोई आता जाता नहीं था। कुछ लोगों का यहां तक मानना था कि अब्दुल के घर के आसपास अब्दुल की माँ का साया रहता है। अब्दुल को पेंटिंग बनाने का शौक था। एक दिन वो हाथ में पेंटिंग लेकर गांव में अपने दोस्त विजय से मिलने उसके घर गया। आजा भाई अब्दुल, आज क्या पेंटिंग दिखाने आया है? ये देख। अब्दुल विजय को अपनी पेंटिंग दिखाता है। वो एक औरत की पेंटिंग थी। अरे वाह, बहुत बढ़िया लग रही है, मगर ये है कौन? वही तो रहस्य है। मैं तुझे अगर एक राज बताऊं तो किसी को बताएगा नहीं ना तू? अरे कैसी बात कर रहा है? कभी मैंने किसी को बताए हैं तेरे राज जो अब बताऊंगा? ये औरत पिछले 1 साल से मेरे सपने में आ रही है, मगर मुझे कभी इसका पूरा चेहरा दिखाई नहीं दिया था। कल रात ही मुझे सपने में इसकी पूरी शक्ल दिखाई दी। उठते ही मैंने सबसे पहले इसकी पेंटिंग बना दी, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये है कौन। बड़ी अजीब बात है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पता करूं ये आखिर है कौन। तू एक काम कर, ये पेंटिंग यहीं रख जा। तेरे घर के उधर तो कोई आता जाता है नहीं। मैं इस पेंटिंग को यहीं सामने रख देता हूं, जिससे आते जाते लोग देख लें। क्या पता कोई जानता हो इसे। ठीक है भाई, चल अब मैं चलता हूं, कल मिलते हैं। अरे अब्दुल, क्या हुआ बेटा? सब ठीक है ना? हाँ दादी, सब ठीक है। विजय अपने घर के बाहर बैठकर चाय पी रहा था। वहीं बगल में अब्दुल की बनाई पेंटिंग रखी थी। तभी एक औरत वहां से गुजरती है। वो पेंटिंग को देखती है और वहीं घबरा के बेहोश हो जाती है। विजय उसके पास जाता है। अरे शांति बहन, क्या हुआ? उठो, होश में आओ। विजय अंदर से पानी लाकर उसके मुंह पर छींटे मारता है। थोड़ी देर बाद शांति को होश आ जाता है, मगर वो कुछ बोल नहीं पाती। शांति बहन, अचानक से क्या हो गया? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? शांति एकटक उस पेंटिंग की ओर देख रही थी। कुछ बताना चाहती थी, मगर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। इससे पहले वो कुछ बोल पाती, उसकी आंख से खून निकलने लगता है। विजय ये देखकर बेहद डर जाता है और वहां से भागकर घर में घुस जाता है। शांति वहीं पड़े पड़े मर जाती है। विजय घबराकर अब्दुल को फोन करता है। अब्दुल भी विजय की बातें सुनकर डरकर उसके घर की तरफ निकल जाता है। विजय के घर के सामने जाकर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। वो अंदर चला जाता है। अरे विजय,
क्या हुआ? तू इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? शांति बहन की आंखों से खून निकल रहा था तेरी पेंटिंग को देख के। वो बाहर लेटकर तड़प रही थी। मगर बाहर तो कोई है ही नहीं। दोनों बाहर जाते हैं, वहां कोई नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? और वो पेंटिंग कहां चली गई? यहीं रखी थी मैंने। तभी एक अजीब सा पागल आदमी सामने से गुजरता है। कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे, सब मरेंगे। चल भाग यहां से पागल आदमी। विजय भाई तुम आराम करो, मैं देखता हूं मेरी पेंटिंग कौन उठा के ले गया है। अब्दुल पेंटिंग की तलाश में गांव में घूमने लगता है। रात भी होने वाली थी, मगर उसे कहीं अपनी पेंटिंग नजर ही नहीं आ रही थी। अचानक जो नजारा उसे दिखाई देता है, उससे उसकी रूह कांप उठती है। गली में हर घर के बाहर उस घर की एक एक औरत खड़ी थी। सभी औरतों की आंखों से खून निकल रहा था। चीख पुकार मची हुई थी। गली में कुछ लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। अचानक से एक बाबा, जिनके हाथ में एक छड़ी थी, लेकर वहां आए। हर किसी औरत के सिर पर 3 बार छड़ी मारते मारते आगे बढ़ने लगे। सारी औरतें ठीक होने लगी। बाबा भागकर अब्दुल के सामने खड़े हो गए। उसके सर पर 3 बार छड़ी मारी। अब्दुल खूब तेज हंसने लगा। कोई नहीं बचेगा, अब कोई नहीं बचेगा। अचानक बाबा की आंख से खून निकलने लगा। बाबा वहीं नीचे गिर गए और मौत के आगोश में सो गए। अब्दुल भी बेहोश होकर नीचे गिर गया। गांव के लोगों ने उसे उसके घर तक पहुंचाया और सब वापस चले गए। बचाओ, कोई बचाओ। अब्दुल उस औरत को देख के जितना डर रहा था, उससे कहीं ज्यादा हैरान था। ये कैसे हो सकता था? उसकी पेंटिंग वाली औरत एक चुड़ैल थी। वो चुड़ैल उसको हवा में लटकाए रहती है। वो चीखता रहता है, मगर घर गांव से इतनी दूर था कि कोई उसकी चीख नहीं सुन पाता। चुड़ैल उसको नीचे पटक देती है। अब्दुल के गले से खून निकलने लगता है। चुड़ैल उसके पेट में नाखून घुसाने ही वाली होती है कि अचानक दादी वहां आ जाती है और एक तस्वीर उस चुड़ैल के सामने रख देती है। वो तस्वीर अब्दुल के माँ बाप की थी। उस तस्वीर को देखते ही उस चुड़ैल का जिस्म जलने लगता है। वो भागने लगती है। अब्दुल बेटा, ये तस्वीर पकड़ और जब तक ये चुड़ैल जल के गायब ना हो जाए, इसे नीचे मत रखना। अब्दुल तस्वीर को उठा के चुड़ैल के पीछे भागता है। चुड़ैल जल के तड़पने लगती है और गायब हो जाती है। अब अब्दुल को चैन की सांस आती है। वो दादी के पास जाता है। दादी, ये चुड़ैल आखिर कौन थी? और अब्बू अम्मी की तस्वीर का इससे क्या वास्ता? मेरे सपने में भी यही आती थी। ये सुलोचन चुड़ैल थी। 20 साल पहले इस गांव में इसका आतंक था। तेरे अब्बू एक पहुंचे हुए मौलाना थे। तेरी अम्मी भी उनका साथ दिया करती थी। दोनों ने अपनी सारी शक्तियों से इस चुड़ैल से लड़ाई की। इससे लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी, मगर अपने साथ साथ वो इस चुड़ैल को भी ले गए थे। उसके बाद हर साल तेरी अम्मी अब्बू का बताया तावीज एक खास दिन में उनकी कब्र पर चढ़ाती थी, जो इस चुड़ैल को दूर रखता था। मगर पिछले 1 साल तू यहाँ नहीं था और मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मैं तेरे अम्मी अब्बू की कब्र पर नहीं जा पाई और इस चुड़ैल की ताकत वापस आ गई। तेरे शरीर पर कब्जा करके फिर से गांव को तबाह करना चाहती थी। अगले महीने की 15 तारीख को तू ताबीज चढ़ा आना बेटा। तब तक उनकी तस्वीर इससे बचा के रखेगी हमें। दादी, आप अगर ये बात पहले बता देती तो शायद कुछ जाने बच जाती, मगर अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। दादी के बताए तरीके से अब्दुल ने ताबीज चढ़ा दिया और वापस से गांव में शांति कायम हो गई।
राजन का राजस्थान के छोटे से शहर में नया नया ट्रांसफर हुआ था। वो बिजली विभाग में काम करता था। इससे पहले वो जयपुर में था और उसकी माँ और बीवी जयपुर में ही रहते थे। अब ट्रांसफर के बाद वो अकेला ही आया था और काफी मुशक्कत के बाद उसको किराए पर एक घर भी मिल गया था। पर प्रॉपर्टी डीलर ने जो उसको बताया उस पर उसको भरोसा नहीं हुआ। अरे वाह, कितना बड़ा घर है ये, और सुंदर भी है। हाँ, बड़ा तो काफी है और जंगल के करीब है। लोग बोलते हैं कि यहाँ किसी भूत प्रेत का साया है। राजन ये सुनकर हंसने लगता है। अरे दिलावर जी, आप भी कहाँ ये सब बातें कर रहे हैं? चलिए चाबी दीजिए घर की। दिलावर घर की चाबियां राजन को दे देता है। राजन घर देखकर बहुत खुश था। वो छत पर जाकर देखता है कि यहाँ से जंगल कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तभी उसकी नजर ठीक सामने वाले घर पर पड़ती है। वो देखता है उस पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ है। वो अपनी पत्नी निधि को फोन करता है और बताता है कि उसने घर ले लिया है। निधि और माँ ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। निधि उसको बताती है कि वो बस 2 दिन बाद ही उसके पास आ जाएंगे और उसको ट्रेन का टिकट कराने को बोलती है। वो पूरा दिन छत पे खड़े खड़े आसपास का सुंदर नजारा देखता है। शाम हो जाती है और उसकी नजर दोबारा सामने वाले घर पर पड़ती है। उसको खिड़की में एक परछाई नजर आती है। वो ध्यान से देखता है पर कुछ साफ नजर नहीं आता। वो सोचने लगता है कि अभी तक तो इस घर पे ताला लटका हुआ था, फिर अचानक कौन आ गया। वो ये ख्याल दिमाग से निकालता है और समय देखता है। रात के 9 बज चुके थे। उसे ध्यान आता है कि घर पे कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है। उसे बाहर से ही खाना होगा। वो बाहर जाने के लिए जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरता है, दरवाजे पर खटखटाहट होती है। वो दरवाजा खोलता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। एक बेहद सुंदर औरत उसके सामने खड़ी थी, लंबे बाल। वो खिलखिला कर कहती है, हेलो, माय नेम इज माया। हाय, मैं राजन हूँ। जी, मैं आपके सामने वाले घर में रहती हूँ। मुझे पता चला कि आप आज ही शिफ्ट हुए हैं, तो मैं आपके लिए खाना लेकर आ गई। इतनी तकलीफ क्यों की भला आपने? इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप हमारे पड़ोसी हैं, इतना तो बनता है। माया खाना देकर वापस चली जाती है। राजन खाना खाते वक्त सोचता है कि अगर ये औरत सुबह से यहाँ थी ही नहीं तो इसे कैसे पता कि मैं अकेले ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। खैर, बढ़िया खाने के सामने ये सवाल वो भूल जाता है और सोने चला जाता है। रात के ठीक 12 बजे कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। वो गहरी नींद से जागता है और सोचता है कि भला इस समय कौन होगा। वो दरवाजा खोलता है और सामने माया को खड़े देख चौंक जाता है। माया जी, आप इस समय? हाँ, वो मैं आपसे बर्तन लेना भूल गई थी। राजन उसको बर्तन वापस करता है और वापस सोने चला जाता है। पर अब उसकी आंखों में नींद कहाँ? भला रात के 12 बजे क्यों कोई औरत किसी पराये मर्द के घर आएगी? इन्हीं सवालों के बीच वो न जाने कब सो जाता है और सुबह उठकर ऑफिस भी निकल जाता है। ऑफिस से ही वो निधि को फोन करता है। निधि, कल सुबह की ट्रेन है। टिकट मैंने मेल कर दिया है तुम्हें। हाँ, मैंने देख लिया है। राजन बहुत खुश था कि कल निधि और माँ आ जाएंगे और उसका परिवार पूरा हो जाएगा। वो रात को ऑफिस से निकलकर अपने घर के पास पहुंचने ही वाला था कि उसे एक 19-20 साल की लड़की दिखाई देती है। वो उसके पास आकर बोलती है, आप यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं ना? हाँ।
मैं भी यहाँ रहती हूँ अपनी मम्मी पापा के साथ। मेरा नाम पीहू है। राजन सोचने लगता है कि यहाँ आसपास तो उसके और माया के अलावा कोई नहीं रहता। फिर ये कौन है? मैं जाती हूँ अब, आपसे बाद में मिलूंगी। पीहू वहाँ से चली जाती है और राजन सोचने लगता है कि आखिर ये लड़की कौन थी। वो अपने घर जाकर आराम करने लगता है और ऑफिस की थकान के कारण उसकी आंख लग जाती है। रात में ठीक 12 बजे फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। राजन की आंख खुल जाती है, पर अब वो थोड़ा थोड़ा डरने लगता है। वो पूछता है, कौन है? कोई आवाज नहीं आती। वो दरवाजा खोलता है। उसके सामने माया खड़ी थी। अरे, आप डर क्यों गए? माया, आप इस समय? मैं आपको ये बताने आई हूँ कि रात में बाहर मत निकलना। यहाँ एक पिशाचनी घूमती है, उससे बचकर रहना, वरना वो आपको छोड़ेगी नहीं। राजन डर के मारे कांपने लगता है। पर आप इस समय क्यों बाहर निकली? मुझे डर नहीं लगता उससे। ये बोलकर माया वहां से चली जाती है और राजन किसी तरह नींद के आने का इंतजार करने लगता है। और जैसे ही उसकी आंख लगती है, दरवाजे पर फिर से किसी की आहट होती है। वो घबरा कर उठ खड़ा होता है, धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है और पूछता है, कौन है? मैं हूँ पीहू, प्लीज जल्दी दरवाजा खोलो। राजन दरवाजा खोलता है और सामने पीहू खड़ी होती है। मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी कि इस इलाके में रात में बाहर मत निकलना। यहाँ एक पिशाचनी रहती है जो किसी का भी रूप ले सकती है। ये बात बोलकर वो चली जाती है, पर अब राजन की आंखों से नींद कोसों मील दूर थी। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या छलावा। पता नहीं वो रात के किस पहर में सो जाता है और सीधा सुबह 11 बजे उसकी आंख खुलती है। वो ऑफिस में फोन करके तबीयत खराब होने की वजह से छुट्टी की रिक्वेस्ट करता है और शाम के ठीक 8 बजे निधि और माँ को लेने स्टेशन पहुंच जाता है। राजन उन दोनों को लेकर घर पहुंच जाता है। निधि और माँ कपड़े चेंज करने कमरे में अंदर चली जाती हैं। राजन सोचता है कि क्या उसे निधि और माँ को बता देना चाहिए कि उसके साथ पिछले 2 दिनों से क्या हो रहा है, पर फिर वो सोचता है कि अभी तो ये लोग आए हैं, फालतू में परेशान नहीं करना चाहिए। निधि कपड़े बदलकर बाहर आ जाती है। वो बेहद सुंदर लग रही थी। राजन उसको देखकर उसको गले लगा लेता है, पर जैसे ही वो गले लगाने के बाद उसको देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। जिसको वो निधि समझ रहा था वो निधि नहीं थी, वो तो पीहू थी। पर राजन सोचता है कि वो पीहू कैसे हो सकती है। पीहू, तुम? तभी माँ बाहर आती है और इससे पहले राजन उनको कुछ बता पाए, वो देखता है कि माँ भी पीहू का रूप ले लेती है और दोनों एक दूसरे के अंदर समा जाती हैं। पीहू जोर जोर से हंसने लगती है और एक डरावनी पिशाचनी का रूप ले लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में रहने की? ये मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मैं रहती हूँ। राजन डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, पर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और पिशाचनी राजन को हवा में उठा लेती है। राजन रोने लगता है। प्लीज मुझे छोड़ दो। वो राजन को नीचे जमीन पर छोड़ देती है। उसको बहुत चोट लगती है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो राजन पर अपनी शक्ति छोड़ती है, पर ये क्या, उसकी शक्ति को कोई रोक लेता है। राजन देखकर हैरान हो जाता है। माया, तुम?
माया ठीक राजन के सामने खड़ी थी और उसके हाथ में 2 दुर्गा माँ की मूर्तियां थीं। उसकी वजह से पिशाचिनी की शक्ति का उस पर कोई असर नहीं होता। वो एक मूर्ति राजन को दे देती है। राजन मूर्ति लेकर खड़ा हो जाता है। पिशाचिनी बार बार अपनी शक्ति उन दोनों पर डालती है, पर उसका कोई असर नहीं होता। आखिरकार वो वहां से गायब हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बचा लिया। मुझे तो लगा था कि अब ये कभी नहीं आएगी। मैंने 5 साल पहले ही देवी माँ के त्रिशूल से इसको भस्म कर दिया था। दरअसल कुछ सालों पहले मैंने ही अपनी मनोकामना सिद्ध करने के लिए इसी घर में पिशाचिनी को प्रसन्न किया था, पर आखिरी दिन मेरी तपस्या बीच में ही टूट गई और इस पिशाचिनी ने मुझ पर ही हमला कर दिया। उस समय मेरे पास ये देवी माँ की मूर्ति थी जिससे मैं बच गई और मैंने इसको भस्म कर दिया, पर ये पिशाचिनी अब फिर से वापस आ गई। मैं इसको जल्द ही हमेशा के लिए यहाँ से भगा दूंगी। फिलहाल आपका यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। इतने भयानक अनुभव के बाद अगली सुबह ही राजन उस घर से निकल जाता है और ऑफिस जाकर अपना तबादला फिर से जयपुर करवा लेता है और फिर वापस लौटकर कभी वहां नहीं आता। राकेश की मीटिंग खत्म हुई और वो बिल्डिंग के थोड़ा बाहर जाकर टैक्सी का इंतजार करने लगा। तभी उसकी वाइफ का फोन आया। हाँ आशा, मैं बस टैक्सी का ही वेट कर रहा हूँ। एक तो ये बिल्डिंग इतनी आउटस्कर्ट्स में है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला जल्दी। जैसे ही मुझे ऑटो या टैक्सी मिलती है मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ओफो, इतनी देर हो गई, कुछ भी नहीं मिला अब तक। एक तो इतना सुनसान रास्ता है, पता नहीं यहाँ लोग रात में कैसे आते जाते हैं। बहुत देर बाद राकेश ने एक ऑटो को आते हुए देखा, लेकिन जब उसने रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, रुको रुको, ऑटो उसके सामने से तेजी से गुजर गया। पता नहीं कैसे लोग हैं। कुछ देर बाद उसे टैक्सी आती हुई दिखाई दी। राकेश ने फिर से हाथ देकर उसे रोकने की कोशिश की। रुकिए रुकिए प्लीज। पता नहीं मैं आज कैसे पहुंच पाऊंगा। एक तो यहाँ वैसे भी कोई नहीं दिख रहा और जो आता भी है वो रुकता ही नहीं। राकेश थोड़ा परेशान हो गया। जब उसे वहां खड़े हुए बहुत देर हो गई तो उसने फिर से आशा को फोन किया, लेकिन फोन नहीं लगा। कुछ देर बाद उसे एक बस आते हुए दिखाई दी। वो थोड़ा सा खुश हुआ। शायद ये बस रुक जाए, कोशिश करके देखता हूं। इस बार वो हाथ दिखाकर जोर से आवाज देता है, रोको रोको, बस को रोको। बस बहुत तेजी से उसके आगे से निकली और वो थोड़ा डर गया। उसने तेज आवाज में कहा, अरे भाई इतनी तेजी से क्यों जा रहे हो, मारोगे क्या? कुछ दूर जाकर बस रुकी। अंततः राकेश बस में चढ़ गया। राकेश ने देखा बस में बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं और कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। सब लोग बिल्कुल शांत बैठे हैं। बस फिर से बहुत तेजी से चलने लगी। राकेश ने ड्राइवर से कहा, अरे ड्राइवर साहब, बस को उड़ाना है क्या? थोड़ा धीरे चलो। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। अजीब है ये ड्राइवर, कोई जवाब भी नहीं दिया। राकेश ने कंडक्टर से कहा, बस क्लॉक टावर जाएगी ना? कंडक्टर ने सिर्फ सिर हिला दिया। ऐसा लगा मानो वो हाँ कह रहा है। ठीक है, मुझे क्लॉक टावर का एक टिकट दे दो। कंडक्टर ने राकेश को टिकट दिया। राकेश ने मन ही मन कहा, शहर से बाहर कितनी ठंड होती है। वो अपने हाथ बांधकर बैठ गया और गाना गुनगुनाने लगा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बस की स्पीड अब पहले से भी तेज हो गई। राकेश ने फिर से ड्राइवर से कहा, अरे ड्राइवर सुनो,
थोड़ा धीरे चलाओ भाई। फिर से कोई जवाब नहीं। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? जवाब देने में क्या तकलीफ है भाई? फिर से जवाब न मिलने पर राकेश ने अपने पीछे वाली सीट पर बैठे व्यक्ति से बात करने की कोशिश की। वो व्यक्ति खिड़की से बाहर देख रहा था। सुनिए भाई साहब, आपको कहाँ जाना है? ये ड्राइवर बहुत तेज बस चला रहा है, आप भी कुछ कहिए। वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला और बाहर देखता रहा। राकेश फिर से सोचने लगा, हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? पता नहीं आज इतने अजीब लोग क्यों मिल रहे हैं। बस एक बार घर ठीक से पहुंच जाऊं। राकेश ने पीछे मुड़ के देखा कि सब शांत हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। सब दूर दूर बैठे हैं। एक बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ रहा है। एक वृद्ध महिला अपना सिर पकड़कर बैठी हुई है। सबसे पीछे वाली सीट पर एक व्यक्ति कुछ बहुत अजीब सी दिखने वाली चीज खा रहा है। कंडक्टर पीछे जाकर अकेला ही हंस रहा है। एक बच्चा एक बहुत डरावने से खिलौने से खेल रहा है। उसे ये सब देखकर बहुत अजीब लगा। अब बस चलते चलते बहुत देर हो गई। तब राकेश ने पीछे मुड़कर कंडक्टर से पूछा, अरे कंडक्टर साहब, ये बस क्लॉक टावर ही जा रही है ना? कंडक्टर पीछे खड़ा देखता रहा। राकेश ने सोचा, शहर तो केवल 10 किलोमीटर था और रास्ता भी इतना सुनसान नहीं है। ये कहाँ जा रहा है? उसने खड़े होकर कंडक्टर से पूछा, भाई मैंने पूछा कि ये बस क्लॉक टावर ही जा रही है ना? कोई जवाब नहीं मिला। राकेश बोलता है, क्या परेशानी है, बताते क्यों नहीं हो? फिर उसने बस में बैठे हुए बाकी लोगों की तरफ देखते हुए बोला, अरे आप लोग क्यों नहीं बोलते इसे कुछ? देखिए कितना वीरान रास्ता है। यहाँ तो दूर दूर तक रोशनी भी नहीं दिख रही। कोई कुछ नहीं बोला। उसने फिर से कहा, बताओ ये बस क्लॉक टावर जा रही है या नहीं? कंडक्टर ने भारी आवाज में जवाब दिया, नहीं। ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? राकेश घबराकर सीट पर गिर गया और डर से रोने लगा। उसने एक एक करके बस में सब लोगों की तरफ देखा। सबकी आंखें खून की तरह लाल थीं और सब उसे ही देख रहे थे। कौन हो तुम? मुझे उतारो नीचे। उसने कहा, मुझे यहीं उतार दो, मुझे आगे नहीं जाना। उसने टिकट को देखा तो उसकी नजर तारीख पर गई। अरे ये टिकट तो 11 साल पुराना है। इस पर तो 2010 की तारीख है। फिर उसने पलटकर अखबार पढ़ रहे व्यक्ति की ओर देखा। वो बहुत डर गया, रोते रोते कहने लगा, मुझे आगे नहीं जाना। ड्राइवर बस रोको, प्लीज बस रोको। वो भागकर ड्राइवर के केबिन में गया। ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा। राकेश ने देखा कि उसकी आंखें भी लाल हैं और चेहरे पर खून है। नहीं। राकेश डर से पूरी तरह कांप रहा था। उसने देखा कि बस एक खाई की तरफ बढ़ रही थी। अरे ये बस तो खाई की ओर जा रही है। कुछ करो प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूँ, बस रोको। राकेश बोलता रहा, बस रोक दो, लेकिन बस नहीं रुकी। जब बस नहीं रुकी तब वो बस के दरवाजे पर जाकर खुद ही बस से बाहर कूद गया। गिरते ही वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने एक बूढ़े आदमी को अपने पास खड़े देखा। बेटा ठीक तो हो? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अंकल, मैं कल रात को एक बस में था और फिर। तब तक वृद्ध व्यक्ति बोल पड़े, अच्छा, तो तुम लाल रंग की बस में थे क्या, जो कहीं नहीं रुकती? जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा। लाल रंग की बस थी। आप जानते हैं उसके बारे में? हाँ, यहाँ आसपास के लोग जानते हैं और कोई भी उस बस में नहीं बैठता। उसे मौत की बस कहते हैं। वो 11 साल पहले खाई में गिर गई और उसमें बैठे सभी लोग मर गए थे। वो बस हर रात इस रास्ते से गुजरती है।
और उस दुर्घटना को दोहराती है। तुम बहुत नसीब वाले हो कि बच गए बेटा, वरना इस बस में बैठकर आज तक कोई जिंदा नहीं बचा है। तुम्हारा घर कहाँ है? आओ तुम्हें छोड़कर आता हूँ। राकेश उस बूढ़े आदमी के स्कूटर पर बैठकर वहां से निकल गया।